हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एंड फर्स्ट फॉर थैंक यू सो मच अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशन शो के बारे में, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी हमारी अपलोड हो चुकी है और ये आपको ऊपर आइकॉन में दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आप पहले वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशन शो के गारमेंट के लिए हमने जो फैब्रिक लाए उनसे किस तरह से हमने गारमेंट्स बनाए। साथ ही हमारे जब गारमेंट्स रेडी हो गए, 1 महीने का टाइम कंप्लीट हो गया और हम गारमेंट्स को चेक करवाने के लिए सूरत गए, वहां पर क्या प्रोसेस हुआ, वहां से आने के बाद भी हमें 1 मंथ और मिला था, उसमें हमने क्या काम किया। और फिर जब हमारा लास्ट फाइनल फैशन शो के लिए हम 3 दिन पहले जब सूरत गए तब हमारे वहां पर क्या क्या प्रोसेस हुई। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने फैशन शो के लिए जो गारमेंट के लिए जो फैब्रिक था वो पाली से मंगवाया था, वहीं से मैंने हैंडवर्क भी करवाया था। उसके साथ कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने ऑनलाइन से लाई। साथ ही मैंने कई उदयपुर वगैरह कई जगहों पर जाके मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च किया, ढूंढा और जो फैब्रिक मुझे जहां से नहीं मिल रहा था उसे मैंने दूसरी जगह से परचेज किया। तो सारा फैब्रिक कलेक्ट हो गया था। फैब्रिक लाने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें सैंपल दिए गए थे राजा रानी कोचिंग से कि हमें किस कलर का परफेक्ट कलर, जो मैंने आपको इस बुक भी बताई थी उसमें हमारे जो कलर थे उसके अकॉर्डिंग हमें सैंपल मिले थे। ये हमारा फैब्रिक था कॉस्मोस का, आप देख सकते हो जिसमें वर्क किया हुआ है। मेरा यही कलर था येलो का, इसमें इसकी कलर लिखे हुए कि कलर का नंबरिंग लिखा हुआ है जो उस फाइल में था। फिर हमारा ये था मेरे सूट के दुपट्टे के लिए ऑर्गेंजा का, तो इसमें भी नंबर लिखे हुए हैं। और ये है हमारा गजी सिल्क और इसके भी आप देख सकते हो कि नंबर लिखे हुए हैं 730, 770। तो ये नंबर इसलिए थे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि इस फैब्रिक को हमें कहाँ यूज करना है। साथ ही ये हमारा था कॉटन साटिन, देख सकते हो इसका नाम भी लिखा हुआ है और इसका नंबरिंग भी दिया हुआ है। साथ ही ये हमारा फ्लैट रॉ सिल्क था। इसके अलावा मैंने यूज किया था इस तरह का, आपने देखा होगा मेरा हैवी ब्राइडल लहंगा था उसमें जो दुपट्टा था वो नेट का इसी फैब्रिक का था। इसके अलावा और भी मेरा दुपट्टा था येलो कलर में, तो वो मेरा इस फैब्रिक का था, लेकिन मुझे हमारे यहाँ पर नेट ऐसा नहीं मिल रहा था तो इसकी जगह मैंने दूसरा फैब्रिक यूज किया था। इसके अलावा ये मेरा सूट का फैब्रिक था ऑर्गेंजा का, तो ये भी फैब्रिक मुझे यहाँ नहीं मिला, ना तो मेरे एरिया में मिला, ना मुझे पाली में मिला, ना ही कहीं दूसरी जगह पर मिला। तो इसकी जगह भी मैंने दूसरा फैब्रिक यूज किया था। वो कौन सा यूज किया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये है हमारा बनारसी ब्रोकेट, ये भी सेम मुझे नहीं मिला था। अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि अगर फैब्रिक सेम ही, ओरिजिनल ही, प्योर ही जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मिलता है तो ओके, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप डाई भी करवा सकते हो। बस आपका फैब्रिक चूज करने में ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि हाँ वो उस फैब्रिक का फॉल वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। इसके अलावा ये हमारा फ्लैट रॉ सिल्क था जो आगे भी मैंने दिखाया, ये बस कलर के लिए है, सारे सैम्पलिंग हमें दिए गए थे, सारे सैंपल्स। और ये हमारा ऑर्गेंजा। तो इस तरह से हमें सैंपल दिए गए थे जिसमें कलर का नाम, कलर का नंबरिंग, नाम जरूरी नहीं है, नंबरिंग जरूरी है, क्योंकि जो हमारी फाइल थी उसमें नंबर दिया हुआ था कलर का और उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को डाई करवाना था। मेरे मेन सारे गारमेंट डाई किए हुए थे। जब मेरे सारे फैब्रिक डाई होके आ गए थे तो उसके बाद मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया वर्क का। उससे पहले मैंने उन सब फैब्रिक की भी, जो मेरे गारमेंट थे उन सब की भी सैंपल बनाए थे। वो सैंपल भी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर आप समझ सकते हो कि हम वर्क के लिए जब फैब्रिक को देते हैं तो वो इतना जल्दी नहीं आता है। सबसे पहले मैं पाली गई फर्स्ट टाइम, तो मैं फैब्रिक देखने के लिए गई थी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और जब ये हमारे सैंपल मेरे पास आ गए, कलर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जो हमारी बुक में कलर है और ये कलर है सेम ही है। इस तरह से हमें डाई करवाने, क्योंकि मैंने कभी डाई नहीं करवाया था। यहाँ पे डाई किस तरह से करते हैं वो भी मुझे पता नहीं था। और जो मैंने डाई किया था वो मैम ने सिखाया था, जो मैंने पिछली वीडियो में पीछे पोर्टफोलियो लगाए थे उसमें जो डाई किया हुआ था वो हमने खुद किया था, वो हमने कहीं पर नहीं करवाया था। लेकिन ये जो है ये हमें करवाना था। अब इतनी ज्यादा मात्रा में अगर फैब्रिक होता है तो उसको अगर हम खुद डाई करते हैं तो इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमें 1 मंथ का टाइम, उसमें हम डाई करें, वर्क करें, सब कुछ हम इतना नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ काम होते हैं जो हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने फैब्रिक लाया और सेकेंड टाइम जब मैं गई तो इन सैंपल को साथ लेके गई थी, जो फैब्रिक मुझे मिला मैंने फैब्रिक ले लिया। ओके, उसके बाद मैंने उस फैब्रिक को डाई करवाने के लिए दिया, सेम उसी दिन वहीं पर। फिर जब मेरा फैब्रिक डाई हो गया तो मैं सेकंड टाइम गई, उस फैब्रिक को लेके वर्क, जहां पर मुझे वर्क करवाना था उनको दिया। लेकिन एक चीज उसमें भी थी कि जो वर्क करवाना था उससे पहले उस फैब्रिक पर मुझे ड्रॉ करना था, ड्राफ्टिंग करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैं अपने घर से ही, जब मैं पाली में देखे आई थी अपना डाइंग के लिए फैब्रिक, तो यहाँ आके मेरे पास कुछ नहीं था करने को, क्योंकि मैंने फैब्रिक तो दे दिया था। तो मैंने क्या किया, सैंपल बनाने के लिए, नॉर्मल सैंपल थे वो तो मैंने पहले ही बना दिए थे, लेकिन उसके लिए फर्मा बनाने पड़ते हैं।
तो वो जो फर्मा थे ना, वो फर्मा मैंने बनाए। जितने भी मेरे ड्रेस थे उन सब, जैसे कि जेंट्स का कुर्ता हो गया, मेरा एक ड्रेस में जेंट्स का प्लाजो था वो हो गया, जो जिस कुर्ती में करवाना था वर्क वो वाला हो गया। तो इन सब में वर्क करवाने के लिए मैंने सारे फर्मा बना रखे थे। तो जिस दिन सेकंड टाइम मैं उधर गई पाली, तो मैंने वही भैया के शॉप में ही बैठ के सारी मार्किंग की फर्मा के हिसाब से। फिर मैं उसको लेके गई वर्क वाले के पास, वहां पे जाके मैंने वर्क के लिए उनको दिया। वर्क में अब मुझे टाइम लगा बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि वर्क करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 15 दिन मेरे उसमें चले गए, तो आप समझ सकते हो कि पीछे मेरे पास 10 दिन ही बचे। 20 दिन तो हो गए, 5 दिन तो मुझे सैंपल करने में, फैब्रिक ढूंढने में, वापस आने में जाने में, इन सब काम में लग गए। तो फिर 15 दिन में मेरा वर्क के लिए मैंने दिया था, और जो पीछे के दिन रहे वो 10 दिन रहे। तो जब तक 15 दिन में वो वर्क हो रहा था, तब तक मैंने दूसरा फैब्रिक कलेक्ट किया मेरा लहंगे के लिए, जो मुझे पाली में नहीं मिला वो मैंने कहीं और जगह से खरीदा, उसका मैंने किया। फिर उसका जो मैंने वहां से जो मैंने ड्रेस लाई थी, मतलब जो फैब्रिक लाया था, उससे मैंने मेरी ड्रेस का जो मतलब मैं कर सकती थी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना था। हमारे पास अगर एक दिन का भी टाइम है जिसमें हमारा फैब्रिक डाई वाई कुछ भी दिया हुआ है, तो उसके अलावा जो अभी हमारे पास फैब्रिक है उससे तो हम काम कर सकते हैं, सैंपल बना सकते हैं। तो वो काम मैंने करना स्टार्ट किया। जब तक मेरे वर्क का मैंने दिया था जो शेरवानी का वगैरह, तो शेरवानी के अंदर जो हम कुर्ता और पजामा पहनते हैं वो सारे मैंने स्टिच कर दिए थे। मेरे जो दुपट्टे वगैरह थे ड्रेस के, वो दुपट्टे मैंने सारे रेडी कर दिए, उसमें लेस वगैरह जो भी लगाने का था। ब्लाउज जो थे जिसमें वर्क नहीं था या फिर कुछ नॉर्मल डिजाइन था, वो मैंने क्रिएट कर, तो ये सब कुछ मैंने पहले से कंप्लीट कर दिया था। फिर जब वो वर्क वाला मेरा काम आया, जो मैंने वर्क के लिए फैब्रिक दिया, तो उसके बाद मैंने उनका काम स्टार्ट किया। फिर ऐसा हुआ कि मेरा जो एक ड्रेस था येलो वाला, जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका सारा वर्क मैंने खुद किया था, तो उस वर्क को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इतना सारा वर्क एक साथ कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर जितना मुझे टाइम मिल रहा था, मैंने सोचा कि वैसे भी अगर मैंने वो फैब्रिक वर्क के लिए दिया है, तो मेरे पास 5 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें मेरे पास कुछ काम नहीं होगा, तो क्यों ना मैं एक ड्रेस में वर्क खुद ही कर लूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उस येलो वाले सूट में मैं वर्क खुद करूँगी। तो उसका सारा, सबसे पहले मैंने उसका नेक बनाया। नेक बनाने के बाद फिर सोचा कि इसमें और क्या वेरिएशन करूँ। मैम को दिखाया कि आपको इसमें क्या लग रहा है, उन्होंने भी सजेस्ट किया। फिर मैंने थोड़ा मेरा लगाया। इस तरह से मैंने उसको पूरा उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके और भी बहुत कुछ करके उसको पूरा वर्क, मतलब पूरा उसको उसका जितना भी वर्क था वो मैंने कंप्लीट किया। इस तरह से मेरे वो 20 दिन कंप्लीट हो गए। फिर बचे 10 दिन, उसमें मेरा बचा हुआ वर्क वगैरह सब कुछ आ गया। फिर जो भी वर्क के जो फैब्रिक थे वो आ गए थे, उसका काम मैंने स्टार्ट किया। तो इस तरह से हमारा 1 महीने का काम कंप्लीट हुआ। मेरे सारे ड्रेस रेडी हो गए। उसके बाद मैं गई सूरत जाते ही हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हमें 5 स्टूडेंट को रूम इकट्ठा दिया था। हमें 5 स्टूडेंट थे, हमें वहाँ पर रुकने के लिए 5 का एक साथ एक रूम दिया गया था। तो उस दिन हमने उस रूम का पे किया था, जो हमारा 5 का हाफ करके जितना भी डिवाइड करके आता था वो हमें उस दिन पे करना था। मेरी बारी, मैं जब तक पहुंची, मैं 8 बजे पहुंची थी, तो मेरी बारी जब तक आई थी मतलब आनी थी, तब तक मेरे पास टाइम था। तो हमें सबसे पहले बोला गया था कि हमारे जितने भी ड्रेस हमने लाए हैं वो सारे वहाँ पर जो बेड थे, जो हैंगर होते हैं उसमें सारे हैंग करने थे, निकाल के रखने थे। तो मैंने मेरे सारे कपड़े जितने भी थे, सारे गारमेंट्स उनको निकाला, उनको उधर रखा। उसके बाद हमारी बारी आई चेक करवाने के लिए। वहाँ पे जो मॉडल्स थे हमारे, जो मॉडल्स मैम ने ही प्रोवाइड किए थे, उन मॉडल्स को सारे गारमेंट चेक करवाने थे। तो हमने वो गारमेंट हम बाहर लेके गए। जब मेरी टर्न आई तो मॉडल्स ने सारे गारमेंट वियर किए। फिर उन्होंने देखा फिटिंग में कुछ इशू तो नहीं है, तो और फिटिंग में इशू, सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि फिटिंग में कोई इशू नहीं है। दूसरा कि अगर इसमें हम और क्या वेरिएशन कर सकते, क्योंकि हमारे पास 1 महीना और था। तो 1 महीने पहले हम इसीलिए गए थे, क्योंकि है ना, अगर ऐसा हो सकता है किसी ने कोई ड्रेस बनाया और उसकी सही से नहीं बनी, फिटिंग सही नहीं है, या फिर कुछ उसका वर्क वगैरह कुछ ठीक नहीं है, तो जो पीछे का 1 महीना है उसमें हम उसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा बना सकते हैं। जब हमारा हम मुगल थीम में 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, मैं, चेतना दीदी और जानवी दीदी। तो जब मेरी मॉडल्स ने ड्रेस वगैरह वियर कर लिए, उसके बाद जब हम बाहर गए, बाहर जाने के बाद हम तीनों मुगल थीम की तीनों लड़कियां एक साथ खड़े थे। तो हमारे सारे मॉडल्स भी एक साथ ही थे। हमारे कुछ शूट हुए। प्रिया मैम और मोहित सर ने आके सारे गारमेंट को चेक किया, हमें बताया कि ये गारमेंट अच्छा है, इसमें ये चीज़ की कमी है, इसमें ये चीज़ की कमी है। तो हमारा क्या हुआ कि मेरे साथ जो एक और जानवी दीदी थी जिनका भी मुगल थीम था, उनका एक ड्रेस का कलर और मेरा एक ड्रेस का ऊपर वाले ब्लाउज का कलर सेम था। तो फिर उन्होंने जब उधर तो मुझे कुछ नहीं बोला गया
कि इस ड्रेस में ऐसा कुछ है, उधर हमें कुछ नहीं बोला गया था क्योंकि इतना भी सेम नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कॉस्मोस में डाई करवाते हैं, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कॉस्मोस के फैब्रिक में डाई करवाते हो तो पहले आप देख लीजिए कि वो डाई सेम उसी कलर का नहीं होगा। जैसे कि अगर येलो कलर है तो उसमें ना येलो कलर की एक जरी होती है। कॉस्मोस के फैब्रिक को आपने देखा हो तो वो चमकता है, तो जो येलो कलर की जरी होती है ना, उसके कारण येलो कलर तो परफेक्ट दिखता है, लेकिन उसकी जगह अगर आप रानी कलर करवा रहे हो, पिंक करवा रहे हो, पिंक में भी इतना डिफरेंट नहीं आता, लेकिन रानी, रेड, मैरून ऐसे कुछ कलर करवा रहे हो, ग्रीन, तो उसमें डिफरेंट आ जाता है। मेरा कलर था ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, रानी, लेकिन इस कलर को जब मैंने डाई करवाया तो ये कुछ रेड जैसा हो गया, मतलब डार्क रेड, मैरून भी नहीं था, डार्क रेड। लेकिन जब अगर आप मैं उसके धागे को देख रही, मुझे लगा कि डाई वाले ने कोई मिस्टेक किया, तो मैंने उसके धागे को निकाल के देखा तो वो परफेक्ट, ये जो मेरा पिंक कलर था यही था, लेकिन वो कॉस्मोस का एक इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट था इसमें। तो फिर वही सेम वो दिक्कत हमारे उधर हुई, उनका कलर और मेरा कलर सेम दिखने लगा, जबकि उनका कलर अलग था, कुछ रस्ट टाइप का था, और मेरा ये वाला था, लेकिन वो सेम दिखने लगा उधर। तो फिर हमें और भी बताया गया कि आप इस ड्रेस में ये चेंज कर सकते हो, आप वो लगा सकते हो, और मुझे भी दिखा कि यार मैंने भी दूसरे लोगों को देखा, उनसे इंस्पायर होकर फिर जब हम वापस आए उधर से तो मेरे पास कॉल आया कि आपको ये चीज इसमें अब मतलब एक्स्ट्रा ऐड करनी है या फिर हटानी है। तो उधर तो हमें उस टाइम तो हमें कोई भी प्रॉप्स वगैरह नहीं दिए गए थे, लेकिन वापस आने के बाद हमें प्रॉप्स भी दिए गए। जिन जिन स्टूडेंट को प्रॉप्स दिए गए थे उनको पहले से बोला गया था कि अगर आपके गारमेंट में कुछ अल्ट्रेशन का हमने आपको बोला है या फिर कुछ चेंज करना है तो पहले आप वो करिए, उसके बाद अगर प्रॉप्स होता है तो करना है। तो मेरे गारमेंट का यही था कि मेरा जो ड्रेस था उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा लेस ऐड करनी थी, एंड जो मेरा ब्लाउज था उसको मुझे फिर से डाई करवा के डार्क मैरून कलर करना था, सेम वही डाई करवाना था और उसको डार्क मैरून कलर करना। तो वो तो फिर मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, मैंने उसको डाई करवा दिया और वो मेरा डार्क कलर हो गया। तो फिर वहीं से जिस दिन हम सूरत गए थे उस दिन हमारे खुद के ब्लेजर के लिए भी हमें फैब्रिक दिया गया था, तो वो फैब्रिक हम लेके आए थे। फिर आने के बाद हमने खुद का ब्लेजर स्टिच करवाया, स्टिच किया। किसी ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद ही किया था, क्योंकि हमें ब्लेजर की जो वीडियो होती है वो प्रोवाइड की गई थी, ब्लेजर का जो क्लास होता है वो हमें दिया गया था मैम की तरफ से, ताकि हम खुद भी स्टिच कर सके। लेकिन अगर हम खुद स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें पहले सैम्पलिंग वगैरह करनी पड़ती है, और इतना टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैंने जो हैंडवर्क किया था कुर्ती में उसमें और भी ज़्यादा वर्क करना था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि मेरे सूट में मैं और भी ज़्यादा वर्क कर सकती हूँ, इसमें और भी ज़्यादा डिज़ाइन ऐड कर सकती हूँ, तो उसको मैंने और डिज़ाइन ऐड किया। मेरे जो मेंस की जो पगड़ी थी उनको मुझे फिर से स्टिच करना था, क्योंकि बाहर की सिटी में ऐसा होता है कि जो हमारे सर की पगड़ी होती है ना उसको पूरा स्टिच करके, मतलब ऐसी वो बनी हुई होती है कि वो अगर आप उसको कितना भी हिलाओ वो हिलती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पगड़ी बांध के देते हैं वो ऐसी होती है कि वो बस ऐसे ही बांध के दे देते हैं, और फिर अगर आप उसको ज्यादातर देर तक लेके नहीं जा सकते। अब मैं उसको राजस्थान से सूरत लेके जाऊंगी इतना ट्रेवलिंग में, तो वो खराब होना ऑब्वियसली वो खराब होगी ही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम लेके गई थी तभी मेरी पगड़ी का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे लगा कि ये तो नहीं चलेगी फैशन शो तक, 3 दिन तक वहाँ इतना जाएंगे आएंगे, उसमें वो नहीं चलने वाली। तो फिर मैंने उसको आते ही उसको पूरा स्टिच किया हाथ से, उसको इस मतलब 1 दिन पूरा, 1 से 1.5 दिन मेरा पूरा उस पगड़ी को स्टिच करने में लगा था। फिर उस पगड़ी पर आती है एक कलंकी, वो भी मुझे ऐड करनी थी, वो मैंने लाई, बहुत सर्च किया, पहले खुद बनाने का सोचा लेकिन वैसा मटेरियल इधर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने रेडीमेड लाई, उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी थी, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे एक मतलब लाइन जाती है, तो मैंने ना बीट लेके वाइट एंड मेरा जो मैरून कलर था वो दोनों मोती लेके फिर यहाँ पे मैंने उसकी लेयर ऐड की थी। इस तरह से मेरा पगड़ी का काम भी जो मुझे ऐड करना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जब हमारा ब्लेजर वगैरह सब कुछ स्टिच हो गया था तो हम फिर से सूरत हम 3 दिन पहले गए थे। अब आप सोचोगे कि उस दिन हम चेक करवा के आए हैं, सब कुछ हमने ऐड करे, तो हम 3 दिन पहले क्यों गए? 3 दिन पहले हम इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे हमें खुद भी प्रैक्टिस करनी थी कि जब हम स्टेज पर चढ़ेंगे तो रैंप वॉक किस तरह से होती है, हमें खुद को कैसे चलना है, तो वो सब भी तो ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जो बहुत बड़ी है, वहाँ पर इतने 7,500 से ज़्यादा ऑडियंस थी, उसके सामने जाने में, मतलब मेरा अगर मैं बताऊँ तो मैं अपनी लाइफ में आज तक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं गई, इतने तो क्या छोटे पर भी नहीं गई, स्कूल में भी कभी मैं स्टेज के सामने नहीं गई। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम, लाइफ का ऐसा पहला टाइम, और उसी टाइम में मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, तो एक हिचकिचाहट, एक घबराहट होती है। ओके, तो उसी के लिए हमें सिखाने के लिए हमें 3 दिन पहले बुलाया था, जिसमें हमारे फिर से जितने भी कपड़े थे, जो गारमेंट्स थे, उनको फिर से उनका ट्रायल हुआ था, फिर से उनको चेक किया था, मॉडल्स ने वॉक किया, हमने वॉक किया। इसके अलावा और भी प्रोसेस हुई थी। हमें 8 तारीख को सूरत जाना था, 8, 9, 10 और 11, तो मैं 7 तारीख को रात को रवाना हो गई थी।
8 को जब मैं सुबह वहाँ पहुंची तो 2 बजे से हमारी एंट्री स्टार्ट थी। तो मैं मेरे रिलेटिव्स के घर रुकी थी। तो उस दिन हमें कुछ नहीं करना था, बस जाते ही आराम ही करना था, क्योंकि सब इतने दूर दूर से आते, इतना ट्रैवल करके आते हैं। कोई असम से था, कोई उत्तराखंड से, कोई इंग्लैंड से, बहुत दूर दूर से थे। तो सबको इतना ट्रैवल करने के बाद थकान लगती है। तो उस दिन हमें आराम करना था, कुछ नहीं करना था। तो फिर मैं शाम को ही गई थी 5 बजे समथिंग, वहाँ पहुंची। वहाँ पहुँच के हमने कुछ नहीं किया। हम सब बैठे थे, फ्रेंड्स लोग सब बात करने लगे, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के बारे में पूछा, जानकारी ली। उस दिन हम 2 स्टूडेंट एक रूम में रहे थे और रूम का जितना भी खर्चा था वो मैम ने ही दिया था। हमारा रहना, खाना पीना सब कुछ मैम की तरफ से ही था, उसमें हमारा कुछ भी इंक्लूड नहीं था। इवन हमने मॉडल्स का अरेंजमेंट भी मैम ने ही किया था, हमने सिर्फ मॉडल का पे किया था, जो भी चार्ज होता है वो।